अगर आप सब चाहो तो एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स देख सकते हो। एंड अगर आप सबको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है तो हम आगे बढ़ें, अगर कहो तो हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ों को उस दिन कवर कर लिया था, बट ये हेडिंग इंडिविजुअल नहीं हुई थी। अदरवाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हमने कवर कर लिया था। ओके, सो शुड आई डिस्कस और कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक? वही सोच रहे थे करा ही देते, क्यों क्यों छोड़ रहे। तो एडवांटेज क्या होता है डायरेक्ट टैक्स का, ये जब भी आप वो लिखेंगे जैसे कि आएगा ही आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स या व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये आना ही आना क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही कॉमन एंड फेमस टॉपिक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स डू हैव अ सर्टेन एडवांटेज फॉर अ कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। लाइक डायरेक्ट टैक्स किस लिए मतलब एडवांटेज है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। अब सोशल इकोनॉमिकल ये सब ग्रोथ कैसे होते हैं, क्योंकि जब फंड आएगा डायरेक्ट टैक्स के ऊपर इम्पोज होगा ऑन सैलरी और एनी अदर थिंग, तो जब वो फंड आएगा तो सिंपल सी बात है कोई भी कंट्री ग्रोथ करेगी करेगी। बट फर्दर कह रहा है द इंक्रीज ऑफन इंक्रीज द टैक्स रेट व्हेन देयर इज अ मॉनेटरी inflation which in turn reduce the demand of goods and services. As result of descending demand, inflation is bound to condense, and इसमें एक चीज और कह रहा है कि social and economical balance based on every individual earning and overall economic situation, the government has well defined tax slabs। मतलब कुल मिला जुला कि अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा है कि पहली चीज, किसी भी कंट्री इकोनॉमिकल सोशल एंड एजुकेशनल हर तरीके से ग्रोथ के लिए आपका डायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है। और दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो वहां पे एक रूल था कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन बहुत रिच है, ओके, तो उससे पैसे ले करके उन लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना जिनके पास पैसे नहीं है। ओके, तो अब आप गवर्नमेंट किसी से डायरेक्ट पैसा तो मांग नहीं सकती, अच्छा आप करोड़पति हैं और एक गरीब है तो लाओ 50 लाख मेरे को दे दो, 50 लाख मैं उस गरीब को दे दूंगा, ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि गवर्नमेंट के लिए सब लोग इक्वल है, तो जो गरीब हैं उसे भी वो उन पोजीशन में ले जाए जिससे कि वो एक डिग्निटी फुल लाइफ को जी पाए। ओके, तो आपने देखा भी होगा कि जो रिच पर्सन होते हैं उनसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्सेस ले करके जो गरीब होते हैं ना, जिनके पास घर भी नहीं है एंड फूड भी नहीं है खाने को, तो पहले तो उन्हें एक बीपीएल कार्ड होता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें तो पहले वो कार्ड इशू करके मतलब गरीबी रेखा के नीचे और लाइक मतलब अंडर मान करके उन्हें हाउस भी देती है 3 लाख 4 लाख, मतलब जैसा सिटी एंड विलेज जैसा जो भी एरियाज है उस हिसाब से 3 लाख 4 लाख रुपए उन्हें एक बेडरूम का स्पेस भी सॉरी पैसा देती है कि आप बना लो इसका, एंड वॉशरूम का भी वो पैसा गवर्नमेंट देती है। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट, आप सब जानते होंगे कि ये जो एग्रीकल्चर की सारी चीजें होती है ना, जैसे कि आप वेट कह लो, राइस कह लो, पल्स कह लो, ये सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये सब गवर्नमेंट जो शॉप होती है जिसे सरकारी ऐसे गल्ले की दुकान ऐसे कहते हैं, तो वहां पर वो चीजें जिन पर्सन का कार्ड बना हुआ है जो गरीबी रेखा के अंडर में आते हैं उन्हें वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है। ओके, तो पर्पस यही है कि लोगों से पैसे मतलब कलेक्ट करना, बट लोगों से पैसे गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कलेक्ट कर सकती, जो टैक्स के रूप में ही गवर्नमेंट उन रिच पर्सन से कलेक्ट करके और गरीबों में इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करते, लाइक किसी के हाथ में पैसा ना दे करके उन्हें फैसिलिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके उन्हें वो उनके कंपेयर में लाती है, लाइक गरीबों को अमीरों के कंपेयर में, या उन्हें एक डिग्निटी फुल लाइफ जीने में हेल्पफुल करता है। तो ये है एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? मैंने फास्ट ज्यादा बता दिया? यस सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब कह रहा है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि टैक्स फाइल करना, पहले चीज तो जो पैसा देगा उसे तो ऐसे बेकार लगेगा अपनी सैलरी में से, ओके, बट वो चीज यहाँ पे नहीं लिख सकते, बट इसमें जो लिखा है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना
एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, प्लस ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग भी चीज है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। बाकी हमने इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन या मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था, एंड इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गई, ये सब तो एग्जांपल थे। एंड जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया में जीएसटी किस तरीके से आया और ये मनी बिल क्यों है। सो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है आप सबको, क्लियर? करते भी हैं लोग, करते भी हैं इवेजन, मतलब बहुत से लोग जितना जिनसे हो पाता है करने की कोशिश करते हैं। इवन देन आप ऐसे समझो कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी ना किया जाए। मतलब जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप प्राइवेट देखे होंगे, या जो भी एक बड़े लेवल पे जहां पे बिजनेस रन कर रहा है, तो सभी जगह इवेजन का पैसा आता है और उसे ब्लैक मनी से कन्वर्ट करके व्हाइट मनी में करके उन्हें रिटर्न कर देते हैं। मतलब बहुत हाई लेवल भी ये सब चलता है। फिलहाल हम लोगों को भले आइडिया नहीं रहेगा, मतलब रियल चीजें नहीं देखे, बट बहुत हाई लेवल पे चलता है, ऐसा मैंने सुना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे तो कंफर्म है, मतलब बहुत फेमस टॉपिक है वो और सबको पता भी रहता है। बट जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, वो टैक्स एंड फीस है। एंड इसके बाद हम लोग उस पे आ जाएंगे, लाइक डेफिनेशन क्लॉज जो कुछ हो गई थी वो तो हो गई होगी। मतलब इसके बाद हम लोग बाय डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा आई थिंक इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सो टैक्स एंड फीस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स था, वैसे ही टैक्स एंड फीस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, वॉइस तो आ रही है ना आप सबको? आवाज आ रही है मेरी ना? सर बेयर एक्ट कौन सी लेनी है? आपका जो 1961 वाला एक्ट है, वही मैंने बताया तो था, शेयर भी किया था, अभी फिर से मैं शेयर कर दूंगा। ओके, टैक्सेशन एक्ट करके है, 1961 का है वो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। व्हाट इज टैक्स? In order to pay for its expenses, the government impose tax on citizen as a matter of law. अच्छा, ये ध्यान रखना है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मैटर ऑफ फैक्ट, एक होता है मैटर ऑफ लॉ। तो आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि कैसे कोई चीज मैटर ऑफ लॉ है एंड कैसे कोई चीज मैटर ऑफ फैक्ट है? हेलो, am I audible? यस सर। हाँ जी, बताइए आप कैसे, आप कोई भी एक पर्सन बताइए आप में से, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कोई चीज मैटर ऑफ लॉ है या मैटर ऑफ फैक्ट? जो एक्चुअल एक्ट में प्रोवाइड है वो मैटर ऑफ लॉ है, और जो एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है वो मैटर ऑफ फैक्ट है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चीजें लॉ में प्रोवाइड है दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंड जो चीजें लॉ में नहीं प्रोवाइड है दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नहीं, जो चीज लॉ में प्रोवाइड है वो मैटर ऑफ लॉ है, और जो एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन में है वो मैटर ऑफ फैक्ट्स है। वही, मतलब सही है, बिल्कुल आपने सही बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप कोई चीज करते हैं तो मैटर ऑफ लॉ ही होगा, एंड बियॉन्ड द लॉ है तो मैटर ऑफ फैक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल आप सबने सही बताया। एंड यहाँ पे इसीलिए मेंशन है कि जो इम्पोजन ऑफ टैक्स है या टैक्स जो इम्पोज किया जाता है, ये मैटर ऑफ लॉ है। ओके, क्योंकि टैक्स फैक्ट के बिहाफ पे नहीं इम्पोज होता है, टैक्स बाय लॉ इम्पोज होता है। लाइक जैसा कि मेंशन है कि अगर 12 लाख तक किसी भी पर्सन पे कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होगा, जस्ट एग्जांपल, तो नहीं हो सकता। या ये मेंशन है कि 20 लाख है तो इतने परसेंट आपको टैक्स देना है, वो चीज आपको देना ही देना है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो
matter of law in the sense which, that principle which is mentioned in the any statute. ओके, तो वो मैटर ऑफ लॉ का ही पार्ट होगा. तो यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर टू पे फॉर इट्स एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन इट्स सिटीजन अ मैटर ऑफ लॉ बाय डेफिनेशन. अब डेफिनेशन थ्रू देखते हैं क्या कह रहा है कि अ टैक्स इज अ पेमेंट फॉर विच the taxpayer receive neither a direct nor a defined benefit in exchange. We can identify some of the most significant characteristic of from the definition. मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल डेफिनेशन न दे करके उसने बोल दिया कि हम इन चीजों को या इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं या ये पॉइंट के थ्रू हमने टैक्स को बताया है. तो पहला चीज तो ये हो गया कि इसे तो गवर्नमेंट इम्पोज करेगी ऑन इंडियन सिटीजन, बट पर्सन पे भी इम्पोज होता है, बट जब तभी इम्पोज होगा जब वो इंडिया में अपना कोई बिजनेस ऐसा कुछ रन कर रहा है तो. एंड सेकेंड थिंग, जब भी कोई पर्सन टैक्स देता है तो उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है उसके बदले में. बट यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन आइडेंटिफाई लाइक कुछ इसके सिग्निफिकेंट होते हैं, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंट होते हैं, वो यहाँ पे दिखाया, मतलब डिफाइन किया गया. उसके थ्रू हम और समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे और क्या कहना चाह रहा है. यहाँ पे कह रहा है कि अ टैक्स इज अ रिक्वायरमेंट दैट अ गवर्नमेंट इम्पोज ऑन इट्स पीपल एंड वेरियस कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस. सिंस पेइंग टैक्सेस इज रिक्वायर्ड, फाइलिंग टू डू सो विल रिजल्ट इन पेनल्टीज. कहने का मतलब है कि टैक्स गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है. मतलब अब गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट क्यों होती है फ्रॉम इट्स पीपल? तो सिंपल सी बात है ना, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है? टू डेवलप हिज कंट्री. एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस, हर तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू कलेक्टिंग द टैक्स और टू इम्पोजिंग द टैक्स ऑन इट्स पीपल, लाइक अपने देश में रहने वाले लोगों के साथ. प्लस ये टैक्स इंटरप्राइज लाइक जो कंपनीज, फर्म या वो सब चीजें हैं उनके ऊपर भी इम्पोज होता है. एंड जो भी पर्सन इसे नहीं देता है तो उसे पेनाल्टीज लाइक तब देन उसके ऊपर पेनाल्टीज इम्पोज की जाती है. फर्दर कह रहा है द connection between the taxpayer and the taxing body is not one of the direct quid pro quo, like direct एक दूसरे कोई consideration इससे रिलेशन नहीं रहता. In other word, taxpayer cannot ask for anything in exchange for paying taxes. जैसे कि quid pro quo आपने मैगजीन पढ़ा था, आप याद करो आपने कहाँ पढ़ा था? Am I audible? यस सर. हेलो, बताइए आप सब ये मैगजीन कहाँ पढ़े थे? क्यूड प्रो क्यू. कॉन्ट्रैक्ट में सर. हाँ सर, आपको तो बहुत याद रहता है. तो क्यूड प्रो क्यू इन द सेंस समथिंग. ओके, तो एक जनरल रूल ये होता है कि जब भी आप किसी को कोई चीज देते हो तो उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलता है, उसके टुवर्ड आपको कुछ रिटर्न मिलता है. ओके, बट टैक्स में ऐसा नहीं है. मतलब जैसे मान लेते हैं कि टैक्स मतलब टैक्स लॉ बनाया तो पार्लियामेंट ने, कलेक्ट करने जा रहे हैं उनके ऑफिसर्स. तो जब भी कोई ऑफिसर्स लाइक जो भी टैक्स ऑफिसर्स हैं, जब भी वो आपसे कलेक्ट करते हैं टैक्स को, तो वो आपको कुछ देने के लिए लाइबल नहीं है. लाइक रिसिप्ट एक अलग चीज हो गई, बट उसके कंसिडरेशन वो कोई भी चीज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. फर्दर कह रहा है टू फंड पब्लिक स्पेंडिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर नेशन अ टैक्स इज इम्पोज. तो टैक्स इसलिए भी इम्पोज होता है कि फंड पब्लिक के ऊपर स्पेंड करके एंटायर नेशन का बेनिफिट कर सके, मतलब पूरे देश का प्रॉफिट कर सके. क्योंकि जब तब बड़े बड़े लोगों से टैक्स नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट पास पैसा नहीं आएगा. जब पैसा नहीं आएगा तो एंटायर नेशन के बेनिफिट के लिए वर्क नहीं कर सकता. इसलिए टैक्स इम्पोज होता है. ये चीजें आपकी टैक्स पे फॉल करती है. फर्दर कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर द बेस ऑफ अ टैक्सेशन टू बी constant across time. The tax authority examine it on a regular basis. सिंपल सी बात है कि टैक्स जो भी इम्पोज होते हैं एक रेगुलर टाइम बेसिस पे और एक रेगुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और जो भी उस स्लैब में आते हैं उन पर्सन के ऊपर इम्पोज होते रहते हैं. तो ये तो चलो आपके टैक्स हो गए एंड इसलिए टैक्स इम्पोज होता है.
सो टैक्स इज अ फाइनेंशियल, आप ऐसे भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो कि हर पर्सन को गवर्नमेंट को पे करना रहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लाइक जैसा जिस जिस मतलब जिस कैटेगरी में आने वाले को जितना पे करने के लिए लॉ में लिखा है उस अकॉर्डिंग पे करना रहता है। और ये गवर्नमेंट क्यों करती है? टू द कलेक्ट फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर नेशन। ओके, इसके अलावा आप और इसमें कैरेक्टरिस्टिक चाहोगे तो बाई हेडिंग छोटा छोटा करके बना लोगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस इन टैक्स? हेलो, Sir, it's clear. ओके। बट और आप सब मतलब बहुत कम बोलते हैं, मतलब सब लोग किसी न किसी वर्क में एंगेज रहते हैं क्या? I don't know, sir. ओके, ठीक है, फीस को समझते हैं। अब फीस क्या होता है? ओके, तो फी कह रहा है कि अ फी इज अ वॉलंटरली पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज फॉर वन ऑफ अ काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बट विच प्रोवाइड पेयर विद अ स्पेसिफिक बेनिफिट। तो सिंपल सी बात है कि फीस, जैसे कि फीस वॉलंटरली पेमेंट रहता है। वॉलंटरली पेमेंट इसलिए रहता है क्योंकि जब भी हम कोई फैसिलिटी लेते हैं, जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं, तो टू अवेल सर्विस दिस इज अ ऑप्शनल। जस्ट एग्जांपल कि आपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखाया, तो स्कूल वालों ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मेरे बच्चे का नाम आपको मेरे स्कूल में लिखवाना ही है। ओके, बट अगर आप अपनी चॉइस से लाइक आप वॉलंटरली अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाते हैं, अगर आपका बच्चा स्कूल के सर्विसेज को अवेल करता है, सो यू आर लाइबल टू पे द फीस। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, इसमें वैसे कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बट जो अब आ रहा है ना, ये केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी बहुत अच्छा केस है दोनों में डिफरेंशिएशन को लेकर के। सो केस इज हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड श्री लक्ष्मींद्रा तीर्थ स्वामी स्वामी राज, मतलब ये वहाँ का है साउथ साइड का, ऑफ श्री शिरोर। तो आप हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट वर्सेस श्री लक्ष्मींद्रा आप याद करेंगे तो भी आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट वर्सेस श्री लक्ष्मींद्रा, आपको इतना ही लर्न करना है। सो इस केस में क्या हुआ कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ टैक्स एंड चार्ज, लाइक पहली बार टैक्स एंड फीस में यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया, या पहली बार इस इशू को लाया गया। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अ टैक्स constitute a charge in this case when first the money obtained through the levy is related to the cost incurred by the government in providing the service. Therefore a quid pro quo component is required, and मतलब इसमें पहले में तो ये कह दिया गया कि क्यूड प्रो क्यू का कॉन्सेप्ट होता है सर्विस वाले में कि अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो आपके ऊपर वो चार्ज या फीस आपके ऊपर इम्पोज होगा, यू आर लाइबल। ओके, बट फर्दर कह रहा है कि सेकेंड, द मनी रेज्ड मस्ट बी एक्सप्लिसिटली designated for cost the government incurs in providing the service and not combined with consolidated fund. ओके, ये सेकेंड चीज के पे देखो, पहला चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप सर्विस लेते हो तो आपके ऊपर टैक्स इंपोज होता है, इसलिए क्यूड प्रो क्यू का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है। लाइक आप सर्विस लिए तो सर्विस के बदले आपने पैसा दिया, तो एक कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है। बट जो सेकेंड क्लॉज या सेकेंड इसका पार्ट कह रहा है, ये क्या कह रहा है? आप में से किसी को क्लियर हुआ? द मनी रेज्ड मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डेजिग्नेटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ से incurs in providing the service not combined with the consolidated fund. Anyone getting this point? गवर्नमेंट हेलो, हाँ जी, इसमें तो ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कराती है तो वो फी के नाम पे जब भी कोई मतलब टैक्स लगाते हैं तो साथ में एक फी भी अलग से होता है। जैसे पैन कार्ड हम लोग अप्लाई करते हैं
तो पैन कार्ड अप्लाई करने का एक अलग से वो फीस लेती है 99 रुपीज। तो सेम ही मेरे अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो भी अलग से सर्विस प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट कुछ भी चार्ज किया दैट विल बी इक्विवेलेंट फी। हाँ बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बताया। और आप में से एक लोग कोई बताना चाह रहे थे ना? ये सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, ये जो पैसा कलेक्ट होगा इस जो लाइन बिल्कुल, से था। हाँ यहाँ पे बिल्कुल आपने सही बताया है, बट इसके बारे में थोड़ा अनसर्टेन हूँ। इसलिए अनसर्टेन हूँ क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने अगर मान लेते हैं कि उसने टैक्स लिया, ओके सॉरी सर्विस के बदले फीस लिया, तो गवर्नमेंट के पास वैसे जनरली कितने फंड होते हैं, आप में से किसी को आइडिया है? ओके मैं बताता हूँ। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी फंड। ओके बेसिक दो ही है, बट एक फंड है मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए। ओके पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक टू मेक पब्लिक पॉलिसी, इन सब चीज के लिए, मतलब जैसे जिसमें जिसके थ्रू रोड एंड हॉस्पिटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े बड़े जो पार्क्स बनाए जाते हैं। एक तो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो गया, एक कंसोलिडेटेड फंड हो गया, एक कंटीजेंसी फंड हो गया। बेसिक ये तीन ही है, छोटे छोटे और पता नहीं कितने होंगे, बट लेकिन सर जो आप बता रहे हैं वो वेलफेयर वाला भी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है। हाँ बिल्कुल उसी का पार्ट है, वही मैं बता रहा हूँ, आप सब थोड़ा सुनना एक मिनट। तो चलो बात ये नहीं कि मतलब कि कितने चलो फंड है, तो वो तो चलो उसका पार्ट है तो हो गया, लेकिन इसमें जो ये चीज लिखा है कि नॉट कंबाइंड विद द कंसोलिडेटेड फंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में कि उसके साथ नहीं कंबाइंड हो सकता, क्योंकि सर इसलिए शायद कंबाइन नहीं हो सकता क्योंकि उसे निकालना जो है वो प्रोसेस मतलब डिफिकल्ट होगा कि एक बार, क्योंकि जितने भी टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो एक अकाउंट में जो है गवर्नमेंट के उसमें जमा हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है। ये वाला जैसे मान लो कोई स्कूल फीस ले रहा है तो स्कूल ने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो उसमें वो अपना निकाल के जो भी प्रोसेस डिफाइन कर रखा होगा तो वो मैं उसको समझ गया। कर सकता है। सर हाँ सर इट इज बिकॉज हाँ कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस फीस के अगेंस्ट वो उसका कॉस्ट है, वो कॉस्ट नहीं, इनकर कर रहा है। वो चीज नहीं, जब भी जैसे कोई कॉन्सेप्ट रहता है ना तो उसे ब्रॉड लेवल पर भी देखना पड़ता है, ऐसे सर ये समझना। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कंटिजेंसी फंड में जब भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, सपोज कि एक कंपनी जो है बोला कि आपको 5 करोड़ का लाइबिलिटी पे करना है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के अगेंस्ट केस डालती है कि भाई मैं तो दी लाइबल हूँ, ये आप गलत है। तो उसमें जब आप कोर्ट में जाएंगे तो एक्साइज डिपार्टमेंट को या टैक्स डिपार्टमेंट को जिससे भी रिलेटेड होगा वहां पे वो फुल अमाउंट उसको जमा करानी पड़ेगी, और वो वाला फंड हमेशा उसके पास में रिजर्व रहेगा, वो कभी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो वो मतलब उसका अगर केस हार गया हो तो गवर्नमेंट का रहेगा, और जो अगर वो जीत गया तो वापस करना पड़ेगा। तो मीन्स वो एक तरह से रिजर्व रहेगा। और कंटीजेंसी मीन्स यहाँ पे वो गवर्नमेंट का हो भी सकता है यहाँ भी जहाँ पे डाउटफुल रहता है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे कोई भी कोर्ट में केस करते हैं तो उसमें पहले कोर्ट फीस जमा करानी होती है, तो बाद में अगर उसके उसके हक में आया केस डालने वाले के तो उसको वापस कर देंगे। तो सेम इस तरह के जो भी रिजल्ट रहते हैं वो सभी हाँ फंड्स बिल्कुल में। बिल्कुल सही सर आपने बताया, यही थोड़ा सा लॉजिक मेरा भी काम कर रहा था यहाँ पे, तो यही होता है। पहला जैसे रीजन तो चलो ये हो गया कि फीस जैसे कि कोई डिपार्टमेंट दिया, सॉरी सर्विस किसी डिपार्टमेंट ने किसी को प्रोवाइड किया, तो जो डिपार्टमेंट ने सर्विस प्रोवाइड किया है उस डिपार्टमेंट को फीस मिल गया। अब फीस मिलने के बाद होता क्या है कि कुछ फीस तो जैसे कि सर्विस देने में भी कुछ कॉस्ट आते हैं, वो कट गए। कोई भी सर्विस दोगे कुछ कॉस्ट आएंगे ही आएंगे, कुछ फीस आपकी बचती है और कुछ कॉस्ट जो आती रहती है उसमें फीस चली जाती है। बट होता क्या है ना कि वही चीज है कि चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे आपने कुछ पैसा फंड में नहीं रखा, ओके जैसे मान लेते गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अब वो एजुकेशन बदले फीस ले रही है, ओके एग्जांपल जस्ट लेते हैं, और अगर उसने कुछ फंड अपने लिए नहीं रखा तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वर्क जैसे होते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग हो गया चेयर की, कलर वलर हो गया, लाइटिंग
बहुत सारी ऐसी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसके लिए बचा कर रखते हैं जिससे कि उन सब चीजों को लिए वो वर्क कर सके। ओके, इसीलिए कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बन पाता। चलो नेक्स्ट अब आते हैं। अब डिफरेंशिएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स एंड फीस, और इसके बीच डिफरेंशिएशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में वो तो आप ऐसे कर लोगे, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बट टैक्स एंड फीस के में डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंशिएशन, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन शॉर्ट में एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब पहले यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको मिलना ही मिलना है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग में दोनों क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे। ओके, तो टैक्स में देखते हैं टैक्स क्या है फिर फीस क्या है। पहला कह रहा है कि अ टैक्स मनी दैट द गवर्नमेंट लेवाइज ऑन अ पर्सन और कंपनी when they carry out a particular act or complete a particular benefit of the nation as a whole। I think ये क्लियर हो गया, हमें एक्सप्लेन करो इसे। मतलब पर्सन या कंपनी किसी पे भी बाय गवर्नमेंट इम्पोज किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन। इज इट क्लियर? यस सर। अब फर्दर फीस को लेके कह रहा है कि अ फीस इज सिमिलर both are amount that people or businessmen must pay to the government। The main purpose of fees is to manage or control different kind of activities। Okay, तो आप इसकी जगह पे ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट भी लेकर, अरे आप माइक ऑफ कर लेना, माइक ऑफ कर लीजिए। शिव प्रकाश जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो आप यहाँ पे जैसे कि इस मतलब जो पहला वाला क्लॉज लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। फीस विल इम्पोज ऑन एक्सचेंज ऑफ सर्विस। ओके, लाइक फीस किस लिए इम्पोज होता है? सर्विस के बदले में इम्पोज होता है कि जब भी आप कोई सर्विस लेते हो तो उस सर्विस का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, सो इसलिए आपको वो कॉस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा आते हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है द टैक्स इज फ्रिक्वेंटली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ अ ट्रांजेक्शन टोटल कॉस्ट। लाइक टैक्स कैसे रहता है, मतलब कैलकुलेट होता है कि जितना ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे आपकी 20 लाख इनकम है तो उस बिहाफ पे टैक्स इम्पोज हुआ, लाइक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपका परसेंटेज फॉर्म में टैक्स लगता है। फीस के लिए कह रहा है the cost of providing the service is closely correlated with the rate। In generally, the fees proceed are only used to the provide the service for which they are intended। सिंपल सी बात है यहाँ पे ये है कि जो सर्विस आपसे प्रोवाइड की गई है उसी सर्विस के लिए रेट के अकॉर्डिंग आपसे फीस लिया जाएगा। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि इंडिविजुअल एक सर्विस प्रोवाइड की गई और उस सर्विस का जो भी कॉस्ट होता है, जैसे कि मल्टीपल सर्विस होती है, हर सर्विस का डिफरेंट कॉस्ट होता है, तो वही कह रहा है कि जो सर्विस आपको इंडिविजुअल जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी आपसे उस सर्विस का फीस लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है टैक्स आर लेवाई दैट आर पेड फॉर जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज। इट इज मेथड फॉर द गवर्नमेंट टू मेक अ मनी। मतलब गवर्नमेंट को जाता है एंड गवर्नमेंट मनी बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए इम्पोज करता है। और फीस में क्या है? अ चार्ज इज लेवाई दैट इज टेकन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सर्विस दैट हेल्प द पॉपुलेशन फ्रॉम विच मनी इज टेकन। इट इज बिल्ड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन, अ बिजनेस और प्रोफेशनल। ये भी वही चीज है, मतलब एक ही चीज को घुमा घुमा के बार बार कह रहा है कि जो आपके ऊपर फीस या चार्ज जो इम्पोज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइड किया गया और एक तरीके से पूरे पॉपुलेशन को हेल्प करता है। बाय प्रोवाइडिंग सर्विस वो आपको हेल्प करता है जिससे वो आपसे मनी कलेक्ट करता है। और ये लोग जो पर्सन करते हैं वो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स होते हैं, तभी वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो दूसरे की हेल्प करते हैं एंड उस हेल्प के बदले वो पैसे आपसे अवेल करते हैं। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर टोल टैक्स जो बोलता है वैसे तो फी होना चाहिए ना।
टोल टैक्स को फीस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस रोड से जो गुजरेगा उसी के लिए है, जो उसका यूज करेगा, तो उसको टोल टैक्स आई थिंक रॉन्ग वर्डिंग होना चाहिए ना, फी होना चाहिए वो। और आप में से किसी का कुछ इस पे कमेंट है? सर टोल जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया है कि बेस्ड ऑन द सर्विसेज उसका उसका इतना चार्जेस रहता है, बट यहाँ पे तो कोई सर्विस यूज नहीं कर रहे ना। फीस का मतलब वी आर रिसीविंग एनी सर्विसेज यानी लेबर कॉस्ट है इसमें। यहाँ पे तो रोड यहाँ यूज कर रहे हैं ना हम, वो पर्टिकुलर रोड यूज कर रहे हैं। तो वो रोड यूज कर रहे हैं, हम लोग एक पब्लिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग आपका जो है उस पर यूज करने के एवज में आपको कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो टैक्स जैसे हाउस टैक्स हुआ, तो हाउस टैक्स में वो कर दे कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू है इसके बेस पे हर साल में आपको इतना देना पड़ेगा। फीस के मतलब है गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, कोई आपको कंसल्टेंट, जैसे कि हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे को कोड मिलता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो वहाँ फिक्स कर दिया कि ये रजिस्ट्रेशन का इतना चार्जेज आपको देना पड़ेगा। तो वहाँ पे सर्विस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको उससे रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं ताकि हम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके उस नंबर के बेस पे। तो वो तो एक एसेट्स यूज करने के गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, उसकी जो है प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो टैक्स भी आएगा आपका। सर जो टैक्स होता है बेसिकली जो हमारी इनकम है, राइट, चाहे कंपनी की हो, फर्म की हो, एसोसिएशन की हो, चाहे इंडिविजुअल की भी हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, जो भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं दैट इज टैक्स। उसके अलावा सारा फीस हो सकता है, टैक्स कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, देखो एक चीज आप सब पहले ये ध्यान रखना कि जब भी कोई आप सब आंसर बताते हैं ना, तो जितना शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में बताइए। इससे क्या होता है ना कि वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता। क्योंकि अगर किसी चीज को आपने 2-3 मिनट बता दिया, तो 2-3 मिनट स्पीकिंग अपने आप में इंडिविजुअल चीज के लिए बहुत लेंदी हो जाता है, तो उसे समझ में नहीं आता, मतलब लोग उसे भी गोल गोल घूम जाते हैं। ओके, सो सर एग्जैक्टली नटशेल में एग्जैक्टली ये है कि हाँ जो हाँ भी पर्सन है, टाइप ऑफ पर्सन है, कुछ भी इनकम अर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स उस पे लगता है। उसके अलावा जो भी कुछ है वो कुछ भी हो सकता है, फीस हो सकता है, अदर अदर लेवीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है। हाँ, ठीक है। अब अच्छे से आप सब समझना, जो इसका आप सबने सही बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब टोल टैक्स को टैक्स क्यों बोला जाता है, इसके पीछे जो कॉमन सा रीजन है वो यही है कि पहली चीज तो जो टोल टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आप ध्यान रखना ना। और दूसरी चीज, ये टैक्स आपके ऊपर सर्विस अवेल करने के लिए यूज किया जाता है या इम्पोज किया जाता है। ओके, जैसे कि आपने एक रोड की सर्विस को यूज किया। ओके, जैसे कोई न्यू हाईवे बना है, आप उस हाईवे पे कार पे गए, तो ये माना जाएगा कि आपने उस सर्विस को अवेल किया। तो इसलिए आपके ऊपर फीस ना, मतलब फीस वर्ड यूज ना करके टैक्स वर्ड यूज किया गया। क्योंकि बहुत सी चीजों को, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका नेचर सर्विस टाइप का है, बट उसे टैक्स की कैटेगरी में ही रखा गया है। ओके, जैसे कि हाउस टैक्स आपने बताया, टनल्स पे हो गए, ब्रिजेस पे हो गए, एक्सप्रेसवे पे हो गए, या स्टेट हाईवे पे हो गए, नेशनल हाईवे पे हो गए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको टैक्स के फॉर्म में रखा गया। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो आप सब समझना। मेन जो रीजन ये होता है कि जो टैक्स का पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर उस पैसे से गवर्नमेंट फर्दर कोई रोड बनाती है, फर्दर डेवलपमेंट का काम करती है, वो सर्विस ही फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन फर्दर और डेवलपमेंट का काम करती है। और अगर उसे फीस के फॉर्म में रख देगा तो वो पैसा पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के पास रह जाएगा जो सर्विस प्रोवाइड की, गवर्नमेंट तक आएगा ही नहीं। और जब तक गवर्नमेंट पास नहीं आएगा डेवलपमेंट कैसे होगा। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, पहले इतना समझ में आया, मैं फिर से बताऊं। सर टोल रोड में क्या होता है कि गवर्नमेंट ना टेंडर्स निकालती है, ठीक है, किसी को डेवलपर को देती है कि आप ये रोड बनाओ मैं और बता आप रहा टैक्स। हूँ ये सर, एक मिनट प्लीज ना। अभी जो पहले मैंने बोला था वो आप सबको क्लियर था? सर इसे छोड़ दीजिए, ये लंबी बहस चली जाएगी, फिर टॉपिक आगे कर लीजिए। अच्छा कोई नहीं, देखो इसलिए ऐसा हो गया ना क्योंकि
ऐसा टॉपिक था, इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है। बस आप सब इतना आप समझिएगा, जो बेसिक रीजन ये है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज में फीस आपसे न लेकर के फीस की जगह टैक्स वर्ड यूज कर दिया गया। उसी में आपका हाउस टैक्स भी है, उसी में आपका रोड टैक्स भी है। ओके, अब इन टैक्स मतलब यहाँ पे टैक्स वर्ड यूज करने से जो फंड आता है, जो पैसा आता है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इमीडिएट फर्दर डेवलपमेंट का उस चीज के रिगार्डिंग स्टार्ट कर देती है। जैसे आप देख रहे हो हाईवे पे हाईवे बन रही है। ओके, अब अगर यही फीस के फॉर्म में होता, अगर वो है सर्विस ही, बट इसमें अगर फीस वर्ड यूज कर देते तो प्रॉब्लम ये होता कि उस डिपार्टमेंट के पास जाता और उस अथॉरिटी के पास जाता। जैसे कि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप ले लो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे रह जाती है एक तरीके से, या उनके पास राइट रहता है कि इन्हें कैसे यूज करें, कहाँ पे डेवलपमेंट पे लगाएं। वो फाइनली आपके कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जा पा रही है। ओके, तो गवर्नमेंट को जो चीज मेजर लगा कि नहीं यहाँ से हमें नहीं टैक्स मिलेगा तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आप देखोगे तो यूपी में जो 8-10 यूनिवर्सिटी हैं वही रह गई हैं। 2000 के बाद कोई यूनिवर्सिटी मैंने देखा ही नहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ओपन होते हुए। बट आप रोड देखो तो रोड इतना कॉस्टली होता है, लेकिन पूरे यूपी में सभी जगह रोड बन रहे हैं, सब जगह रोड बन रहे हैं, गली में बन रहे हैं, नॉर्मल कॉलोनी में बन रहे हैं, हाईवे पे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं काम चल रहा है। बट आप देखो तो हॉस्पिटल में आपका फीस लगता है, तो वहां पे नहीं डेवलपमेंट हो रहा, उतने हॉस्पिटल्स नहीं ओपन हो पा रहे हैं। एंड यूनिवर्सिटीज में देखो तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे फीस वर्ड यूज किया गया है। तो गवर्नमेंट टू द इंक्रीज द फंड टू कलेक्टिंग द मोर फंड, कंसोलिडेटेड फंड, मल्टीपल सर्विस को वो टैक्स के फॉर्म में रख दी है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आप सबको ना? बाकी आप सब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो भी सही है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। मेन रीजन आपका यही है, क्योंकि एक चीज के मल्टीपल आंसर होते हैं, ऐसा नहीं आप गलत है, आप सब भी सही है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। सो योर टैक्सेस में कवर or teachers, police officers, bureaucrats' wages. They might add in building a school or private road. They might providing a funding. कहने का मतलब इन लोग से कलेक्ट करके ऐसे ऐसे डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। फीस में कह रहा है कि an exciting service is charged a fees and the money obtained by typically set aside for the service. तो वही चीज है, घुमा फिरा कोई फिर से कह रहा है कि सर्विस के बदले फीस इम्पोज किया गया, आपके ऊपर फीस चार्ज किया गया, और जो मनी मिल रहा है वो उसी सर्विस के पीछे लगता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपने किसी को फूड मतलब डिनर कराया, डिनर के बदले आपने 100 रुपीज लिया, तो अब डिनर कराने के पीछे पैसा भी तो लगा है ना, तो आप उसे मेंटेन नहीं करोगे, उसके पीछे तो आपको पैसा वो लगाना पड़ेगा फिर से किसी को डिनर कराने के लिए, फिर से अवेल करने के लिए। भले उसमें थोड़े पैसे बचते हैं, बट आपको तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है the money that a person earn over the course of a year is subject to taxation. Furthermore, tax are frequently levied on sales of goods. Tax include मतलब ये जो taxes है, income tax, gift tax, wealth tax, VAT, etc. However, a fees is imposed especially for use of service, मतलब वही जो आप सर्विस यूज करते हो उसी के लिए इम्पोज होता है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिए हैं, बट उतना सफिशिएंट है। ओके, एंड इसके बाद कंक्लूजन आप देख लो, ताकि कभी कंक्लूजन आए तो आप कोशिश मतलब जब आप इस पे आंसर लिखो तो कंक्लूजन आप लिख ले जाओ। तो कंक्लूजन में कह रहा है while it is true that provision imposing the tax might not entirely be devoid of any elements of a service, the अरे वो भी वही है। आप कंक्लूजन में मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप छोड़ो, बस आप इतना ही लिखना, टैक्स एंड फीस को दो लाइन बता करके आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होकर के गवर्नमेंट इसलिए इंपोज करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स नेशन एंड फीस फॉर द चार्जेस। आप ऐसे ही मतलब जितनी पेज की रिक्वायरमेंट होगी, हाफ पेज, 10 लाइन, 4 लाइन, उस वे में आप इसे कंक्लूड कर दोगे। सो आई थिंक आपका जो पहला यूनिट है वो आपको क्लियर होगा, एंड अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। हाँ जी,
सो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ आपके टॉपिक में क्या क्या है। जैसे कि पहले यूनिट में आपका हिस्ट्री ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन ये हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, टैक्स एंड फीस हो गया। अब हमें डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशन जो यहाँ पे मेंशन है वही करना है, बाकी कुछ लिमिटेड सेक्शन है, कुछ सेक्शन काफी बड़े हैं मैंने देखे हैं, बट लिमिटेड सेक्शन है, वो सेक्शंस कवर करने हैं। सो डेफिनेशन क्लॉज हमारा एसएससी से स्टार्ट होगा। एसएससी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम पे उस दिन हम थे, उसे भी देखेंगे, फिर इनकम, फिर देन पर्सन, यही कुछ डेफिनेशन क्लास है। उसके बाद जो सेक्शंस है वो सेक्शंस कवर करने बस हो गए। सो आई थिंक सबको क्लियर होगा। एंड ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप सबके पास है कि नहीं? सर आपने शेयर नहीं करे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ ना। नहीं है आप, सर। कोई नहीं, मैं अभी जस्ट शेयर कर रहा हूँ। शेरीन, आप शेरीन हो ना? यस सर, हाँ, मैं आप शेयर कर आपको दो, मैं भी भेजा हूँ ग्रुप ना, में शेयर कर देती हूँ सर। जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड बस। एक्चुअली होता क्या है ना, कितने नोट्स रहते हैं ना, जैसे कुछ नोट्स पे कोई पार्ट है, कुछ नोट्स पे कोई पार्ट है, याद ही नहीं रहता। और जरूरी नहीं कि इस वाले में सारे टॉपिक हो, मे भी कोई टॉपिक मिस हो सकता है, तो उसे दूसरे नोट्स से या दूसरी जगह से देखना पड़ेगा, बट जो जो इसमें है पहले वो पढ़ लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसे मतलब हेडिंग वेडिंग को और वो करना पड़ेगा, मतलब बोल्ड करना पड़ेगा। तो और भी मैं इसे फिर से सेंड कर दूंगा, मैं बोल्ड करता जा रहा हूँ पढ़ाते हुए। पहली डेफिनेशन है हमारी एसएससी की। ओके, तो एसएससी कौन है पहले हम लोग इसको देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएससी इज सेंट्रल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स 1961। मतलब हमें जो एक्ट पढ़ना है वो 1960 एक्ट 1 वाला, अभी मैंने बच्ची या आप में से किसी ने पूछा था उसको बताया था। तो एसएससी कौन हुआ? इज अ सेंट्रल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस आर्टिकल इन द सेंस की दिस टॉपिक एक्सप्लोर द डेफिनेशन, टॉपिक एंड रोल ऑफ एसएससी, एक्सप्लेनिंग द, मतलब इसमें मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है कि पहला टाइप हम देखेंगे, और रोल ऑफ एसएससी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन एसएससी एंड नॉर्मल एसएससी क्या होते हैं वो देखेंगे, या मतलब ढेर सारे एसएससी है वो देखेंगे। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है उतना ही जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और देख लोगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डेफिनेशन देखना है, बट आप नॉलेज पर्पज से और भी चीजों को देख लोगे तो ठीक रहेगा। सो यहाँ पे कह रहा है कि एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑप्स टैक्सेस और हैज बीन असेस्ड फॉर द टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट इज कंसीडर एन एसएससी। ओके, मतलब क्या कहा कि चाहे कोई पर्सन हुआ या कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ दैट ऑप्स टैक्सेस और हैज बीन असेस्ड फॉर द टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, लाइक जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है, तो ऐसे पर्सन को एसएससी हम कंसीडर करते हैं। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप चाहे एक पर्सन हो या आप ऑर्गेनाइजेशन हो अपने आप में, एंड इफ यू आर लाइबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो टैक्स पेयर को टैक्स पेयर एक तरीके से इन टैक्सेशन लैंग्वेज में ना बोल करके एसएससी भी बोल सकते हो आप, वो और प्रॉपर एंड वेल मैनर में वर्ड कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे पर्सन को हमने एसएससी बोल दिया। पहले हु इज एसएससी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, बहुत इजी है, और ये नोट्स भी मतलब मैंने थोड़ा अच्छे से देख करके, क्योंकि टैक्सेशन में ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप थोड़ा भी इसमें लापरवाही करोगे तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने देख करके अच्छे से बहुत किया। इसलिए देखिए भी थोड़ा बहुत एडिट भी नहीं हुआ है, जो मैं पढ़ाते पढ़ाते एडिट भी कर दूंगा कि कौन सा चीज थोड़ा बोल्ड में रहना चाहिए जिससे कि आपको और अच्छा लगे। सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एसएससी कौन कौन बन सकता है। ओके, तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एसएससी में आपके HUF लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है, कर्ता वर्ड आपने सुना ही होगा, पीपल वो कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन,
ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब जो ट्रस्ट हो गए वो हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ये सब एग्जांपल है आपके एसएससी के। अब देखो एसएससी के मैंने 2-3 जगह डेफिनेशन लिखा है अलग अलग मतलब जगह से लेकर के, ताकि कोई डाउट ही न रहे। फर्दर यही चीजों को घुमा के कहेगा, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट, मतलब वो पर्सन हुआ जिससे इस एक्ट के अंदर टैक्स पे करना है। It include every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of income or loss for the amount of refund due to him, मतलब वो सारे पर्सन आएंगे जिसे टैक्स देना है या जो लॉस हुआ है तो लॉस उससे रिकवर करना है। It also include a person who is assessable in respect of income or loss, वही चीजें घुमा फिरा के, तो आई थिंक इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो ये है, यहाँ पे ये आप जरूर लर्न रखना कि दिस डेफिनेशन लाइक एसएससी डेफिनेशन इज गिवन 2 clause 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेम चीज यहाँ पे भी बताया गया है कि एसएससी वही पर्सन है जिससे रिक्वायर किया जाता है टू पे द टैक्स, ओके, और एनी अमाउंट विच इज मेंशन अंडर दिस एक्ट, लाइक वही अमाउंट या वो टैक्स, या आप फ्रॉड करते हो तो जो चीज आपको परिपोज की जाती है, तो वो टैक्स या वो पेमेंट जो आपको आपसे इस एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट की जाती है, तो जिस पर्सन रिक्वायरमेंट की जाएगी वही पर्सन एसएससी होता है। एसएससी कोई भी हो सकता है, आपने जैसे मल्टीपल एग्जांपल देखे, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेसमैन, ट्रस्टी, ऐसा कोई भी पर्सन एसएससी हो सकता है। सो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगा, राइट? इसमें हम बार बार पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे कोई कंपनी है वो भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। देखो एक चीज आप ध्यान रखोगे, हमेशा के लिए आप ध्यान रखेंगे आप सब, कि जब तक कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं देगा तब तक आप उसकी मीनिंग जर्नल निकाल के चलोगे। जैसे पर्सन वर्ड लिखा है, ओके, तो पर्सन मीन्स बोथ, लाइक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, आप ऑटोमेटिक ये समझ के चलोगे, ओके। बट अगर वहां पे नेचुरल पर्सन लिख देता या आर्टिफिशियल लिख देता तब तो आप वही सिर्फ आप समझते, बट अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप दोनों मीनिंग लेकर के ही चलोगे। इज इट क्लियर? यस। वैसे भी ये आपने डेफिनेशन जो भी की डेफिनेशन है उसमें मेंशन किया है पर्सन, तो पर्सन लिखने के बाद उसमें वर्ड डाला है इंक्लूड, इंक्लूड में लिखा है कि इंडिविजुअल, बॉडी, एचयूएफ, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हाँ बॉडी जी, ऑफ, हाँ जी, हाँ, तो वो तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर आपने बताया। इसीलिए वहां पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों पर्सन इंक्लूडेड हैं, क्योंकि अब एक फर्म को लेते हैं, एक ट्रस्ट को लेते हैं, तो वो सब ऐसे पर्सन है जो कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, बट दैट पर्सन मस्ट बी, लाइक आर्टिफिशियल पर्सन मस्ट बी लीगल पर्सन। लाइक मैंने बताया था ना कि आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन होना चाहिए। कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कब होता है, इसकी कंडीशन एक थी, मैंने बताया था ना। कोई रौनक सर एक छोटी सी हाँ रिक्वेस्ट जी, थी, अगर आप हाँ पहले जी, पर्सन इसमें क्लियर कर देते ना सेक्शन 231 वाला, तो ये अपने आप सारी चीज क्लियर हो जाती। एक चीज, ठीक दूसरी है, चीज एक और ठीक थी है, सर, दूसरा एसएससी तब आएगा जब पर्सन पहले आप बता दोगे। दूसरा एक और कोई नहीं, रिक्वेस्ट थी सर, मैं, हाँ एसएससी जी, में एक पॉइंट था सर, 2 पॉइंट आपने क्लियर कर दिए, एवरी पर्सन हूम, इसमें एक क्लॉज है, ए पर्सन हु इज टैक्स्ड फॉर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। तो हमारे संग कोई सीए हैं वो क्लियर कर देंगे सर इस चीज को, है हमारे ग्रुप में बहुत पढ़े लिखे लोग। ये इसमें कोई है नहीं, पर्सन हु इज टैक्स फॉर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, ये एसएससी में आ रहा है। एसएससी वो भी हो ठीक है, जाता है जो दूसरे का टैक्स दे रहा है कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने ये कहा। एक सेकंड, ये कहाँ पे आप कर्सर वहां पे ले जाना, मैं उस लाइन में पढ़ के मैं बता रहा हूँ, कर्सर आप वहां पे ले जाना सर जहाँ पे आप रीड कर रहे हो। मैं तो बेयर एक्ट से देख रहा था सर। बेयर ओके, एक्ट तो डायरेक्ट 231। सर 231 तो पर्सन बताता है और 27 एसएससी बताता है, तो पहले पर्सन बता दीजिए हाँ, सर, नहीं नहीं, 231 ठीक फिर है, फिर एसएससी मैं में। एसएससी का, एसएससी सर में एक ये सेकंड, सेकंड है। ओके, तो मैं पर्सन की डेफिनेशन ओपन करके आपके साथ, ओके,
आई थिंक इसमें भी नीचे होगा, मैं इसी के थ्रू देख लेता हूँ। मैं इसमें डेफिनेशन ऑफ पर्सन में है 2 क्लॉज 31 में जो दिया गया है, इंडिविजुअल्स लाइक हम आप ये सब आ गए। पार्टनरशिप जो कि लीगल आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी लीगल आर्टिफिशियल का एग्जांपल है। कंपनी उसी चीज का एग्जांपल है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ पर्सन, वो भी आपका किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल पर्सन का। फर्दर कह रहा है एनी अदर लीगल पर्सन हु इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द एबव क्लॉजेस, लाइक ऐसा कोई लीगल पर्सन जो इस क्लॉज में तो नहीं आता बट वो लीगल पर्सन है। ओके जैसे मान लेते हैं कि अभी जैसे कंपनी कॉन्सेप्ट आया, कंपनी के बाद में भी किसी और चीज का कॉन्सेप्ट आ जाए, बट वो इन पांचों में से नहीं फॉल करता, बट वो लीगल है, लाइक लीगल पर्सन है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। And the assessee is the person is responsible for paying any tax and any other fees is specified under the law। मतलब वही हो गया। फर्दर मतलब ये बता दिया कि ये सारे एसएससी हो सकते हैं, और एसएससी होने के बाद अगर इस लॉ के थ्रू या किसी और लॉ में अगर कोई स्पेसिफाइड कोई फीस और कोई टैक्स है तो वो उन्हें पे करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि पर्सन में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों पर्सन है, एंड दैट पर्सन मस्ट बी लीगल। लाइक अगर कोई नेचुरल पर्सन है तो ऑटोमेटिक लीगल होता है, बट कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो उस पर्सन को भी लीगल पर्सन होना मैंडेटरी है। ओके सो आई थिंक ये क्लियर होगा पर्सन। जी सर, राइट सर। चलिए नेक्स्ट उसी पे हम आते हैं। तो हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अच्छा वो तो वही वाला वो है, पीछे हम उस पे थे ना, एसएससी पे। हाँ एसएससी तो डेफिनेशन आपका हो गया। और एसएससी में सर आप कुछ पूछ रहे थे ना, जो भी पूछ रहे थे आप हाँ पूछिए। हाँ हाँ सर, एसएससी में पहला तो पर्सन आ गया, दूसरे रिफंड के लिए आ गया। एक इसमें है ए पर्सन हु इज टैक्स्ड फॉर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। ये क्या है, ये समझ में नहीं आया सर बस। ओके ये डेफिनेशन क्लॉज में है सर। हाँ सर वो उसी में ही है, 2.2/7 में ही है। इसमें Okay. पहला ए है एवरी पर्सन इज रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रीसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। कोई नहीं, मैं डायरेक्ट के थ्रू ओपन करके मैं बता रहा हूँ, बस एक सेकंड आप मेरे को दीजिए। ये वाला आई थिंक उसके अंदर आ जाएगा सर, जो कल्विंग ऑफ इनकम, जैसे कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का इनकम जो क्लब होता है, तो जो भी वाइफ ने अर्न किया हस्बैंड के सपोर्ट, सपोज उसने उसको बैंक में डिपॉजिट करके रखा है और उसने इंटरेस्ट अर्न किया, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द हस्बैंड इनकम। और दूसरा ये है कि आपका कोई भी एचयूएफ है और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ रहा है, तो उसमें तो पूरा एचयूएफ का इनकम आ रहा है, बट क्या है कि उसके अंदर जो लाइबल होगा, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी से कमाई हो इनकम, तो एचयूएफ का जो है जो ओनर रहेगा ठीक है, कर्ता जिम्मेदार रहेगा उसमें। हाँ कर्ता जिम्मेदार रहेगा। टैक्स पे करने का और रिफंड लेने का। हाँ दूसरा ये है कि जैसे कि माइनर चाइल्ड है और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो जो भी उसका केयर टेकर रहेगा उसकी इनकम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा जब वो मालिक नहीं हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो है, डिटेल में हमारे को डायरेक्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है मैं बता रहा हूँ बेयर एक्ट के थ्रू, मैंने बेयर एक्ट ओपन किया है, मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ जिससे कि और अच्छे सबको क्लियर रहेगा। ये विजिबल है बेयर एक्ट सबको?
विजिबल है आप सबको? देखिए इसमें क्या कह रहा है बेयर एक्ट में, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला कह रहा है कि जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हो रहा है, जो टैक्स दे रहा है, वो एसएससी होगा। ठीक, अब वो तो होगा, इसके अलावा एबीसी में बताया गया कि ये लोग भी एसएससी माने जाएंगे। मतलब ये अब डिम्ड एसएससी, या अभी हम जो आगे टाइप पढ़ने वाले थे ना, वो इसी कैटेगरी में आएंगे। मैंने बताया ना कि भी टाइप और भी चीजें हमें कवर करना है, तो इसी में आएंगे। ठीक, एक तो बहुत कैजुअल वो हो गया कि जो पैसा दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, वो हो गया एसएससी। अब इसके अलावा 3 लोगों को और इंक्लूड किया गया। वो 3 कौन आते हैं ना? पहला है इसमें, every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or assessment of a fringe benefit or the income of any other person in respect of which is assessable or of the loss sustained by him or by such person on of the amount of the refund due to him or to such other person. Okay, एक तो ये हो गया। दूसरा है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस प्रोविजन। इन तीनों के सर हेडिंग है, वही मैं आगे बताने वाला था, तो उनको हेडिंग के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पे नोट्स वो सारी चीजें हैं, तो आपको क्लियर होगा। और इस ये तो चलिए आप तो देख ही रहे हैं, और फिर मैं हेडिंग शेयर कर रहा हूँ। हेडिंग के थ्रू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं वो हेडिंग ओपन करता हूँ, नोट्स पे मैंने उसे मेंशन किया था, जिससे कि वो और अच्छे से क्लियर रहे। जो टाइप्स में आते हैं, जैसे कि इसमें पहला एक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसएससी के बाद, इसमें पहला आपका आता है नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एंड डिम्ड एसएससी। ओके, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इस वाले कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे सिचुएशन एंड एग्जांपल सारी चीजें हैं। जैसे पहला कह रहा है, there may be a case in which person is liable to pay tax for the income or losses incurred by third party। मतलब क्या कह रहा है कि पर्सन लाइबल हो रहा है टू पे द टैक्स फॉर इनकम, चाहे वो लॉस हो, मतलब टू पे टैक्सेस फॉर इनकम, मतलब इनकम पे या लॉसेस पे जो कि थर्ड पार्टी को हो रहा है। जैसा कि सर ने भी अभी एग्जांपल बताया था, तो सच पर्सन इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। मतलब ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बोलेंगे, जैसा कि इन्होंने वाइफ का एंड बच्चे का एग्जांपल दिया। ओके, तो अब जब हम किसी के बिहाफ पे, जैसे कि हम करता है, एग्जांपल इन्होंने सर ने भी दिया, या अब हम एक ट्रस्ट चला रहे हैं, उसमें मेन पर्सन हम ही है, और भी लोग जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे हम टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हम करता है या मेन ट्रस्टी है या मेन मतलब हेड पर्सन है। ओके, तो वो इसमें आ जाएंगे। मतलब जो पहला वाला है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का एग्जांपल है। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब कि यही हुआ कि आप दूसरे के बिहाफ पे, जो कि आपके जैसे कि इसमें माइनर, इसमें क्या क्या दिया है, माइनर, ल्यूनेटिक, तो ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जिसके बिहाफ पे हम टैक्स खुद पे करते हैं। ओके, और ऐसे पर्सन एजेंट या गार्जियन दोनों हो सकते हैं। एजेंट है तब तो चलो वो बाई सर्विस हम उसको अपॉइंट किए, वो तो पे करेगा ही, और एजेंट से ज्यादा इसमें गार्जियन फॉल करते हैं कि अपनी वाइफ के बिहाफ पे, अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे, ल्यूनेटिक चाइल्ड के बिहाफ पे वो खुद टैक्स को पे करते हैं। सिचुएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, बट अब आप लोग समझ गए। मैं सिचुएशन जो है वो भी देख मतलब रीड करके बताऊं। हेलो, क्लियर है सर। नेक्स्ट हमारा है डिम्ड एसएससी। तो इसमें कह रहा है कि पर्सन हु आर डिम्ड एसएससी आर दोज हु मे बी गिवन द ड्यूटी ऑफ पेइंग टैक्स बाय द अथॉरिटी इन क्वेश्चन। अब डिम्ड में, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया होगा, डिम्ड में वो पर्सन आते हैं जो एग्जैक्टली टैक्स पेयर नहीं रहते, बट उन्हें टैक्स पेयर मान लिया जाता है। ओके, मतलब डिम्ड में ऐसे पर्सन आएंगे जो कि टैक्स पेयर नहीं रहते हैं, बट उन्हें टैक्स पेयर मान लिया जाता है। जैसे आप एग्जांपल है कि जनरली अब एक बच्चे को टैक्स पे करना है, बट बच्चे, आप जानते हैं कि इफ एनी चाइल्ड इज लेस देन 18 ईयर, तो उसके ऊपर लॉ नहीं जनरली एप्लीकेबल हो पाता। तो उसके फादर एक तरीके से टैक्स पेयर नहीं थे, बच्चा टैक्स पेयर था। बट अब बच्चा माइनर होने की वजह से, या कोई पर्सन 50 प्लस है बट वो इडियट है, लाइक ल्यूनेटिक है, लाइक एक तरीके से शॉर्टकट में बोलो तो मैं अनसाउंड है, तो अब अनसाउंड से टैक्स गवर्नमेंट नहीं रिकवर कर पा रही है, तो उसके जो गार्जियन रहेंगे, अब वो
बन जाएंगे टैक्स पेयर। तो जब कोई पर्सन टैक्स पेयर ना होते हुए किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में टैक्स पेयर बन जाता है, सो ऐसे पर्सन को डीम्ड एसएससी कहते हैं। और वो कब बनेगा? जब किसी का चाइल्ड ल्यूनेटिक, इडियट, माइनर या उसकी वाइफ ही है अगर इस सिचुएशन में आ जाती है, लाइक माइनर में तो नहीं, माइनर का ल्यूनेटिक, इडियट ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसका जो भी गार्जियन रहेगा, हस्बैंड हो गया, सन इन लॉ हो गया, जो भी गार्जियन है, फादर हो गए, सॉरी फादर हो गए, ये सब हो गए, तो वो क्या बन जाते हैं आपके डीम्ड एसएससी। ओके, अब एसएससी इन डिफॉल्ट जो आपका सी वाला क्लॉज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एसएससी इन डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु फेल्स टू फुलफिल देयर टैक्स ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, such as not paying tax or not filing returns within a prescribed time, and SSC in default is subject to the penalties, interest and enforcement action by tax authorities। मतलब कि वो आ जाएंगे, जैसे कि आपने टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया, लाइक आपको 5 अप्रैल को पे करना था, आपने 5 अप्रैल तक नहीं पे किया, अब मई बीत गया, जून बीत गया, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट में आओगे एंड आपको उस टैक्स के साथ साथ जो पेनल्टीज एंड जो भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे वो भी आपको पे करना पड़ेगा, वो एक्शन को फुलफिल आपको करना पड़ेगा। तो एसएससी इन डिफॉल्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, डीम्ड एसएससी भी बिल्कुल क्लियर होगा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप सब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और आई थिंक क्लियर होगा, और नोट्स मैंने शेयर ही कर दिया है। Is it clear?